जो इस वक्त बहुत ज्यादा चर्चा में है बांकीपुर, और सबसे बड़ी और सबसे रोचक खबर आ रही है बांकीपुर से। तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन बीजेपी के गढ़ में, बीजेपी के लोगों के द्वारा बीजेपी को एक आईना दिखाने वाला परिवर्तन। ये प्रशांत किशोर की जीत नहीं है, दरअसल ये बीजेपी की हार है। बीजेपी के समर्थक जो खासकर अगर जो शहरी हिसाब से देखे तो जो मिडिल क्लास बीजेपी का जो कोर वोट बैंक माना जाता है, वो मिडिल क्लास बीजेपी का साथ छोड़ता हुआ दिख रहा है। जिस मिडिल क्लास पर बीजेपी को ये गुमान हुआ करता था कि किसी भी सूरत में ये मिडिल क्लास मेरे को नहीं छोड़ेगा, वो मिडिल क्लास बीजेपी को छोड़ता हुआ दिख रहा है। और कुल मिलाकर जो ये कहा जा रहा है, प्रशांत किशोर ने जो शुरू में एक लाइन पकड़ा कि भाजपा के बड़े नेता कहते हैं कि किसी को भी उठाकर टिकट दे देंगे वो बांकीपुर से जीत जाएगा, ये अहंकार, ये घमंड चूर चूर होता हुआ दिख रहा है। जी जी जी। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि जिस तरह का जातीय गणित था, 5 बार के नितिन नवीन वहां के विधायक रह चुके हैं और गढ़ है, और जो कास्ट कैलकुलेशन है उसके बावजूद भी ये बदलाव आ रहा है, आपको क्या इंडिकेट कर रहा है? मतलब पूरे बिहार की राजनीति में कोई बड़ा बदलाव का इंडिकेटर है ये प्रशांत का इस तरह से उभरना? क्या होने जा रहा है? अगर कास्ट इक्वेशन के हिसाब से समझना चाहें तो ये बीजेपी के लिए तो एक चेतावनी है ही, लेकिन उससे भी बड़ी चेतावनी, जिस पार्टी का जनाधार ही कास्ट पे है, MY समीकरण, ये सबसे बड़ा अलार्म। अगर जो समीकरण के हिसाब से किसी भी पार्टी के लिए है तो वो राष्ट्रीय जनता दल के लिए है, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल का M और Y दोनों इस बार राष्ट्रीय जनता दल का साथ छोड़ दिया। ये तर्क भले हो सकता है कि बीजेपी को हराने के लिए इसके साथ जाना उसकी जरूरी और मजबूरी थी, लेकिन ये तर्क आज तक MY समीकरण ने अपने ऊपर नहीं लिया कि हम बीजेपी को हराने के लिए MY समीकरण तोड़ देंगे। पहली बार MY समीकरण टूट गया। कायस्थों का गढ़, जिस पर बीजेपी को गुमान था कि ये शहरी क्षेत्र है, कायस्थ हमारा कोर वोटर है, वो टूट गया। और कमोबेश आप कह सकते हैं कि ऐसी कोई जाति, ऐसा कोई वर्ग नहीं जिसमें प्रशांत किशोर ने सेंधमारी नहीं की है। हम ये बार बार कह रहे हैं कि ये प्रशांत किशोर की जीत से ज्यादा बीजेपी की हार है, क्योंकि ग्राउंड रिपोर्ट जो आ रहा था कैंडिडेट सिलेक्शन से लेकर नैरेटिव सेट करने तक में बीजेपी के लोग नाराज चल रहे थे। और उन लोगों का कहना था कि वंस बीजेपी नीड टू बी टीच, एक बार इसको शिक्षा देना जरूरी है। तो ये इस चुनाव को आप इस तरीके से आज की तारीख में ले सकते हैं कि एक बाप, चूंकि लोकतंत्र में बाप मतदाता है, एक गार्जियन अपने बच्चे को सुधारने के लिए उसके कान उमेट कर उस पर एक चपत लगा दी है। अब देखना यह है कि यहां से बच्चा सुधारता है या यहां से राजनीति एक नए समीकरण को गढ़ती हुई दिखती है। क्योंकि अभी जो जनरल इलेक्शन होने हैं, चाहे वो लोकसभा का हो चुनाव हो या विधानसभा का हो, दोनों में अभी वर्ष नहीं वर्षों का मामला है। लोकसभा भी होगा तो 29 में होना है, विधानसभा 30 में होना है, और अभी 26 में हम लोग 26 के मिड टर्म में है, अगस्त में हम लोग बात कर रहे हैं। तो कायदे से 2-2.5 साल का वक्त है जहां पर बीजेपी के लिए संभलने का और राष्ट्रीय जनता दल के लिए भी संभलने का मौका है। 2-2.5 साल सामान्य काल अवधि नहीं होती है, इसमें बहुत कुछ किया जा सकता है। अपने कोर वोट बैंक को अपनी ओर खींचा जा सकता है, और प्रशांत किशोर के पास भी 2-2.5 साल का जो वक्त मिल रहा है, इनके लिए भी एक बहुत बढ़िया समय मिल रहा है कि ये यहां से वो नजीर, जो नजीर वो आज पेश कर रहे हैं, उस नजीर के आसरे लोगों का विश्वास जीत सके और ये बता सके कि दो समीकरण के बीच में जो बिहार की राजनीति फंसी हुई है, यही कारण है कि बिहार में ग्रोथ नहीं दिख रहा है। हालांकि वो आएंगे तो कितना ग्रोथ कर देंगे, इस पूरे इलेक्शन कैंपेन में उन्होंने कोई बहुत बड़ा वादा नहीं किया है, और जो वादा वो किए हैं वो जमीन पर उतरता हुआ दिख नहीं रहा है। जैसे उन्होंने वादा किया कि मेरे चुनाव जीतते ही मुख्यमंत्री का इस्तीफा हो जाएगा, मुख्यमंत्री 1 साल के अंदर इस्तीफा दे देंगे। हो सकता है कि मुख्यमंत्री बीजेपी के अंदरूनी राजनीति का है कि मुख्यमंत्री 10 दिन के ही अंदर इस्तीफा दे देंगे। उनका जो कहने का नैरेटिव वो दे रहे थे कि मैं आऊंगा और बीजेपी या एनडीए बिहार की राजनीति से वॉश आउट हो जाएगी, ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। लेकिन इस नारा के आसरे वो आए, जनता के बीच गए, लेकिन जो मतदान उनके पक्ष में हुआ है वो सबसे ज्यादा 2 फैक्टर उसमें काम करता हुआ दिख रहा है। एक को बीजेपी की हनक को कंट्रोल में करना, कि हम किसी को कैंडिडेट बना दें, आप वोट दे दीजिएगा। ये शहरी मतदाताओं ने ये क्लियर कट संकेत दे दिया कि आप एबीसी किसी को भी कैंडिडेट बनाइएगा तो हम उसके पक्ष में
नहीं जा रहे हैं। जी और चूंकि ये जी पटना का बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र है, लिहाजा जी यहां से जो मैंडेट निकल रहा है उस मैंडेट को आप पैन बिहार इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं, क्योंकि पटना में जो जी लोग रह रहे हैं वो पटना वासी नहीं है। यहाँ पर रहने वाले 95% यहाँ पर रहने वाली आबादी जो है वो बाहर से आके बसी है। अगर जो थोड़ा बहुत सब्जी बाका जो मुस्लिम बहुल इलाका है उसको जी छोड़ दिया जाए, जी और मंदिरी जैसे जो एक दो गांव है, जो अब वो गांव नहीं रहा, अगर एक घर है तो वहां पर घर का वासी 10 है और उसके अंदर किराएदार 25 रह रहे हैं। तो ये जी जो शहरी मतदाताओं ने जो आज अपना फैसला सुनाया है, इसका असर ग्रामीण मतदाताओं पर पड़ेगा। और यहां से बीजेपी और मैं दोहरा रहा हूं फिर, राष्ट्रीय जनता दल दोनों को अपना अपना वोट बैंक बचाने के लिए मतदाताओं ने एक बहुत सुंदर, बहुत शानदार, सामान्य नाराजगी नहीं है, ये प्रचंड नाराजगी है सत्ता के खिलाफ। ये प्रचंड नाराजगी है कि हम किसी को भी उम्मीदवार बना दे उसके खिलाफ। ये प्रचंड नाराजगी है भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार के खिलाफ है। जी जी ये 3 फैक्टर है जिस पर कि आने वाले दिनों में जो जी ट्रेजरी बेंच के लोग हैं उनको काम करना होगा। और ये जी प्रचंड नाराजगी है तेजस्वी यादव के खिलाफ कि आपका कैंडिडेट जी यहां पर नॉमिनेशन कर रहा है और आप विदेश घूम रहे हाँ हैं। मॉनसून सत्र जी 5 जी दिन का चला और 5 दिन आप एब्सेंट रहे। तो ये जो जी ठेंगे पर लेके चलने वाली जो बात है ना कि हम भाई हमारा इतना वोट बैंक है, मुस्लिम यादव हमारे साथ है, कायस्थ हमारे जी साथ है, सवर्ण हमारे जी साथ हैं, ये कहां जाएंगे? जी मिडिल क्लास कहां जी जाएगा? तो मिडिल क्लास ने, मुस्लिम यादव ने, कायस्थों ने ये जी बताया कि हमारे पास ऑप्शन है, और ऑप्शन के रूप जी में प्रशांत किशोर का चेहरा एक सामने आया है जो अभी तक बेदाग है। हालांकि कुछ एक दाग राजनीति में उतरते ही दाग लग जाते हैं, राजनीति ये काली कोठरी है, यहां से बच के निकलना जी किसी के लिए भी मुश्किल है। लेकिन फिर भी जिस तरीके का पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर बना हुआ है उसमें कहा जा सकता है कि प्रशांत किशोर बेदाग हैं। और जो सत्ता से नाराज लोग हैं, जो समीकरण की राजनीति से नाराज लोग हैं, जो ये मान के चल रहे हैं जी कि मेरा नेता हमको फॉर ग्रांटेड लेके चल रहा है, उनके लिए प्रशांत जी किशोर एक विकल्प बन सकते हैं। प्रशांत किशोर के पास भी जी 2.5 साल का समय है, ये विकल्प बनेंगे नहीं बनेंगे, किस तरीके से विकल्प, ये भी वही वो पारंपरिक राजनीति करते हैं, अगड़ा पिछड़ा मुस्लिम हिंदू, तब तो मुश्किल होगा। लेकिन हाँ, अगर कुछ ये नया प्रयोग करने की कोशिश करते हैं, जैसे पिछली बार इन्होंने वादा किया था कि हम नया करेंगे, हम कैंडिडेट्स नया देंगे, लेकिन इनके आधे से ज्यादा उम्मीदवार जो थे वही दूसरी पार्टी के रिजेक्टेड लोग थे। यही कारण था कि पिछली बार बहुत जोर लगाने के बावजूद इनका टोटल मत प्रतिशत जो है वो 4.75 से आगे नहीं बढ़ सका। इस बार चूंकि प्रशांत किशोर खुद मैदान में है, जिनका कोई भी पॉलिटिकल एफिलिएशन किसी भी पार्टी के साथ नहीं है, हाँ पॉलिटिकल कम कमर्शियल एफिलिएशन इनका अनेक पार्टियों के साथ रहा, पॉलिटिकल एफिलिएशन किसी पार्टी के साथ नहीं है, ये बात लोगों को पसंद आई। और जो परंपरागत राजनीति में जो मतदाताओं को ठेंगे पर लेके चल रहे थे, उनको जनता ने आईना दिखा दिया है। धीरेन्द्र जी, आपने बातचीत में एक महत्वपूर्ण बात उठाई है और मेरे ख्याल से सबकी इस पर नजर गई है। देखिए, ये तो सबको अंदाजा था सवर्ण बोर्ड और बीजेपी को डेंट करेंगे, प्रशांत किशोर इतनी आसानी से छोड़ेंगे नहीं। लेकिन जो बड़ा सवाल है कि विपक्ष का जो पूरा एल्गोरिदम है, क्या पीके बदलने जा रहे हैं? क्योंकि जो रुझान आप बता रहे हैं कि एमवाई एलिमेंट जिस पर आंख बंद करके आरजेडी को भरोसा था और वो इस पर ध्यान भी नहीं दे रहे थे कि हमारा है जीती जाएगा, वो वोट बैंक उनका टूट रहा है पीके की एंट्री के साथ। कितना, मतलब आप इसको कितना भविष्य में कितना इंपैक्टफुल मान सकते हैं विपक्ष की राजनीति के लिए, खासतौर से आरजेडी के भविष्य के लिए? क्योंकि इन्होंने तो पूरा एक तरह से कब्जा ही कर लिया था कि नहीं एमवाई एलिमेंट है, और उनके पैरेलली उन्होंने अपना एक नैरेटिव बना लिया था। तो एमवाई भी टूट रहा है और जो बीजेपी का नैरेटिव था वो भी टूट रहा है। तो एमवाई का जो एलिमेंट है वो किस हद तक डैमेज होगा आज के रिजल्ट के बाद? देखिए, एक मैं बात कह रहा हूं कि प्रशांत किशोर ही नहीं, इस देश में जितने भी लोगों ने नई राजनीतिक प्रयोग करने की बात की और कवायद की, उन्होंने सबसे पहला दाव लगाया मुस्लिम पर। ये केजरीवाल से आप देख सकते हैं, केजरीवाल ने भी सबसे बड़ा स्टेक लगाया मुस्लिम पर और मुस्लिम वोट बैंक को वो अपने साथ खींचने में कामयाब रहे। केजरीवाल के ही लाइन पर चलता हुआ प्रशांत किशोर दिख रहे हैं। प्रशांत किशोर के साथ एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि प्रशांत किशोर खुद सवर्ण वर्ग से हैं। केजरीवाल के साथ पॉजिटिव पॉइंट ये था कि केजरीवाल खुद वैश्य वर्ग से थे। तो अपने वर्ग का वोट के साथ ये अगर जो किसी दूसरे वर्ग के वोट पर, किसी दूसरे सामाजिक समूह पर या किसी दूसरे जातिगत समूह पर अटैक करते हैं और जिसको खींचने की कोशिश करते हैं, तो वो मुस्लिम है। प्रशांत किशोर ने जो दौरा किया पिछले 3 सालों में, वो नॉर्थ बिहार में दौरा किया और वो भी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में ही ज्यादा दौरा किया। लिहाजा प्रशांत किशोर की स्वीकार्यता मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में है। ये पिछले विधानसभा चुनाव से देखा जा रहा था कि प्रशांत किशोर को मुसलमान वोट दे या नहीं दे, प्रशांत किशोर को मुसलमान पसंद कर रहे हैं। तो यहां पर सबसे बड़ी चेतावनी और सबसे बड़ी चुनौती जो है वो
राष्ट्रीय जनता दल के लिए है, क्योंकि जो सवर्ण मतदाता है वो अगर जो प्रशांत किशोर केजरीवाल की तरह उस राजनीतिक लकीर को लेके चलेंगे जिसमें कि मुस्लिमों को तवज्जो होगा, तो सवर्ण वोट बैंक वापस बीजेपी के साथ लौट सकता है। ऐसे भी जो यहाँ पर मतदान हुआ बांकीपुर में, वहां पर आम मिडिल क्लास मतदाताओं का, मुसलमान के वर्ग को अगर छोड़ दिया जाए, तो उन लोगों का यही कहना था कि एक बार बीजेपी को डोज देना चाहिए। तो वो प्रशांत किशोर के पक्ष में इस कमिटमेंट के साथ गए हैं कि मैं एक बार के लिए जा रहा हूं। अब ये कलाबाजी प्रशांत किशोर को डेवलप करना होगा कि वो मुसलमानों को भी अपने साथ जोड़ लें और इधर से सवर्णों को भी जोड़े रखें ताकि वो केजरीवाल बन सके। अब यहां पर चुनौती सबसे बड़ी है तेजस्वी यादव के लिए, क्योंकि तेजस्वी यादव का जो आरजेडी का पूरा पॉलिटिकल सफर हम देखते हैं जब से ये पार्टी सत्ता से बाहर हुई है, अंतिम तक इस पार्टी के साथ अगर जो कोई गठबंधन बना रहा तो वो मुस्लिम यादव गठबंधन ही बना रहा। मुसलमानों में सेंधमारी इन्होंने दिखा दी है और तेजस्वी यादव फॉर ग्रांटेड जिस तरीके से अपने मतदाताओं को लेकर चलते हैं, उनके पार्टी के अंदर 365 दिन में 300 दिन कोई कार्यक्रम नहीं होता है। उनकी पार्टी के हायरार्की को आप देखेंगे, जैसे जब नाम जारी होता है प्रदेश अध्यक्ष से लेकर तमाम लोगों का, तो लगेगा कि ये किसी यादव परिवार का और किसी मुस्लिम परिवार के सदस्यों का नाम है। अगर 100 नाम है तो 100 में 75 या 60 यादव, 30 मुस्लिम और 10 में तमाम आ जाते हैं। ये राजनीति अब इनको बचानी भी होगी राष्ट्रीय जनता दल के नेता को, और इसमें कुछ और नाम उनको जोड़ना भी होगा। तो सबसे बड़ा थ्रेट जो है इस बांकीपुर विधानसभा चुनाव से जो मैं देख रहा हूं, वो राष्ट्रीय जनता दल की राजनीति को होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है, इसके संगठन में इतने समाज के लोग होते हैं कि इनके पास संभलने का मौका हो सकता है, सत्ता में है, इनके पास अपने लोगों को लुभाने के लिए भी कई चीजें हो सकती हैं, इनके पास कई हथकंडे हो सकते हैं जिससे कि अपने मतदाता को ये वापस ले आए। लेकिन जिस मतदाता को प्रशांत किशोर अपनी ओर स्विच कराने में और जो रुक सकता है प्रशांत किशोर के साथ, वो एम समीकरण है। क्योंकि एम समीकरण का जो मसीहा लालू प्रसाद यादव है, वो शारीरिक रूप से डे बाय डे कमजोर होते चले जा रहे हैं और तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव की जगह की भरपाई करने में अभी तक नाकाम दिख रहे हैं। जो तेजस्वी यादव का रवैया है, मैं आपको बता रहा हूं कि पूरा मानसून सत्र ये विदेश में रह गए। इस इलेक्शन कैंपेन में ये 2 दिन, अंतिम 2 दिन ये आते हैं इस इलेक्शन कैंपेन में। अगर इस इलेक्शन कैंपेन में इनको जो जमीनी चुनौती मिल रही थी, डे 1 से ये कहा जा रहा था कि मुस्लिम वोट बैंक खिसक जाएगा, डे 1 से ये हर कोई एज्यूम कर रहा था। ये पहले आते, थोड़ा मुसलमान समाज के बीच में बैठते, इस बात की दुहाई देते कि हम लोग एक ताकत हैं और ताकत से ही ताकत जुड़ती है, हमने वैश्य उम्मीदवार उतारा है, अगर हम लोग एक साथ रहेंगे तो हो सकता है कि हम वैश्यों का वोट खींचने में कामयाब रहे। लेकिन ये हुजूर यूरोप की ठंडी हवाओं का मजा ले रहे थे। ये धीरेन्द्र जी, एक चीज और समझनी है आपसे कि जैसे ही नीतीश जी गए हैं, अभी तक नीतीश जी जब तक शासन में थे तब तक सवाल नहीं उठते थे, बिहार की चर्चा नहीं होती थी और बिहार बहुत कम विवादों में रहता था। देखिए ये सब कहते हैं डिस्प्ले पर है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? सम्राट के आते ही बिहार जो है हर दूसरे हफ्ते चर्चा में आ जाता है, किसी न किसी वजह से चर्चा में रहता है। अभी देखिए एक एनकाउंटर हुआ एक लड़के का, इसके बाद अभी ये छात्र आंदोलन में जो AK-47 चल गई है। क्या मैनेज नहीं कर पा रहे हैं सम्राट? और लगता है कि बांकीपुर उसका रिफ्लेक्शन है कि हम खुश नहीं है। लगता है कि बीजेपी के वोटर भी खुश नहीं है, अगर होते तो इतने बुरे हाल ना होते बीजेपी के। आपको क्या लगता है? नहीं, मैं बार बार कह रहा हूं कि बीजेपी के वोटर जो हैं उनकी नाराजगी बीजेपी के कैंडिडेट से थी। जिस तरीके से नितिन नवीन या बीजेपी ने किसी भी एबीसी को उठाकर टिकट दे दिया, इससे बीजेपी का वोटर नाराज हुआ, मिडिल क्लास नाराज हुआ। इसके अलावा जो शासकीय स्तर पर किसी भी शासकीय कार्यालय में जाइए भ्रष्टाचार है, उससे बीजेपी का वोटर नाराज है। और जो आप कह रहे हैं, जो कह रहे हैं कि जब से सम्राट चौधरी शासन में आए तब से चर्चा में है, उसके पीछे की वजह दूसरी है। देखिए, नीतीश कुमार का एक ऑरा बन चुका था और उनके साथ लोग एडजस्ट कर गए थे। सम्राट चौधरी के सत्तानशी होते ही लोगों को यह लगा कि ये वो ट्रांजिशनल फेज है जिस समय हम इस सरकार को हिला सकते हैं, और अगर मेरे इस सरकार के हिलाने से सरकार की पैर उखड़ जाती है तो सो फार सो गुड। तो ये जो शोर मचाने वाली जो बात कर रहे हैं, जो हल्ला हो रहा है, जो नेशनल लेवल पर डिबेट शुरू हो जा रहा है बिहार की घटनाओं को लेकर, वो जस्ट इसलिए है कि जो नैरेटिव सेट करने वाले तत्व हैं, जो सुबह उठ के ये तय करते हैं कि आज किस विषय पर टेलीविजन में डिबेट होगा, टेलीविजन पर, उनको यह लगता है कि सम्राट चौधरी के आने के बाद बिहार की राजनीति एक ट्रांजिशनल फेज में आ गई है, जहां पर जेडीयू बैक सीट पर अपने को बैठने के लिए एडजस्ट नहीं कर पा रही है। तो थोड़ा सा हिला के देखो, अगर हिल जाती है सरकार तो बेहतर होगी। अदरवाइज सम्राट चौधरी की सरकार में ऐसा कुछ नहीं हुआ है जो नीतीश सरकार में नहीं होता था।
जहां तक लॉ एंड ऑर्डर का विषय है, सम्राट चौधरी की सरकार में क्या ऑपरेशन लंगड़ा एक शुरू किया। इनकाउंटर में एक इनकाउंटर को छोड़ दिया जाए तो बाकी इनकाउंटर से भी लोग खुश हैं, क्योंकि क्रिमिनल्स मारे जाएंगे, इससे आम लोगों के बीच में खुशी होती है। क्रिमिनल किसी का नहीं होता है, और थोड़े देर के लिए 2, 4, 10, 20 घंटे के लिए क्रिमिनल का कास्ट नैरेटिव चलता है, लेकिन 12वें घंटे हर व्यक्ति इस बात को मान के चलता है कि हाँ वो क्रिमिनल था और उसकी हत्या हो गई तो हो गई। लेकिन ये जो कह रहे हैं कि ये जो डिस्कोर्स में आ जाता है, ये डिस्कोर्स में आ नहीं जाता है। ये डिस्कोर्स में लाने वाले जो तत्व हैं वो डिस्कोर्स में लाते हैं, चूंकि उनको, मैं बार बार कह रहा हूं, चूंकि उनको लगता है कि सत्ता परिवर्तन हुआ है। एक जो लगातार 20 साल से फ्रंट सीट पर थी, उसको बैक सीट पर बैठना पड़ा, जो बैक सीट पर है वो फ्रंट सीट पर आया है। फ्रंट सीट पर भी स्टीयरिंग उसके हाथ में दे दी गई है जो 6 साल पहले बीजेपी में शामिल हुआ है। तो थोड़ा इस समय अगर हिलाते हैं तो ये पूरा समीकरण हिल सकता है, जबकि संख्या का जो आंकड़ा है विधानसभा के अंदर का, उसमें सरकार पूरी ताकत के साथ है। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है। फैक्टर ये है कि आप किसी को भी उठा के उम्मीदवार बना दीजिएगा, जनता स्वीकार नहीं करेगी। आप अपने मतदाताओं को फॉर ग्रांटेड लीजिएगा, जनता स्वीकार नहीं करेगी। और डे बाय डे जो पिछले 20 साल में बाबू राज यहां चल पड़ा है, किरानी राज जो चल पड़ा है, उससे जनता उब रही है। जनता को ये उम्मीद थी कि सम्राट चौधरी के आने के बाद ये ऑफिशियल जो करप्शन है, जो डे बाय डे में दिखा, इसलिए भी एक नाराजगी है। अदरवाइज पर्सनली सम्राट चौधरी से कोई नाराजगी हो, इसका कोई स्कोप नहीं है। अच्छा, मैं एक सवाल आपसे ये पूछूंगा कि चाहे भले ही हम इसे स्थानीय स्तर पर एक बार देख लें कि बांकीपुर है, एक केस है, पब्लिक नाराज है, लेकिन इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट तो बहुत ज्यादा है। एक तो ये कि एक नितिन नवीन कोई, मतलब अब कोई साधारण आदमी नहीं है, वो अध्यक्ष हैं। और उनकी सीट चली गई, उनकी सीट चली गई है, तो इसके पॉलिटिकल इम्पैक्ट सेंट्रल लेवल तक चले गए, इंडिया लेवल पे चला गया। ये उनकी सीट नहीं गई, ये बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट गई है। इस हार के बाद, मैंने एक बार आपको कहा भी है अपने पूरे डिस्कशन में, कि इस हार के बाद बीजेपी में एक उथल पुथल, एक मंथन होना तय। एक चुनाव जीतने से असर तो होता ही है। प्रशांत किशोर बहुत बड़ा फैक्टर न भले बने, एक फैक्टर रहेंगे। जी, एक अंतिम सवाल मैं आपसे पूछूंगा। जैन जी की चर्चा पिछले 2 महीने से बहुत ज्यादा है। क्या आपको लगता है कि बांकीपुर पे एक जैन जी इम्पैक्ट लेवल दिख रहा है? जैन जी यानी वो पक्ष जिसे पार्टियों से नहीं, प्रत्याशी से लेना देना है, नए से लेना देना है, आपको लगता है? मैं बता रहा हूं, ये नॉमिनेशन जिस समय शुरू हुआ था, उस समय जैन जी शब्द राजनीति में नहीं थी। जैन जी शब्द राजनीति में 20 जुलाई के बाद से आई है। और यहाँ पर मतदाताओं का माइंडसेट नॉमिनेशन के दौर से ही, ये कैंडिडेट बीजेपी ने जैसे ही लॉन्च किया, उसी समय बीजेपी चुनाव हार गई। जैसे रामायण में कहते हैं ना कि विभीषण जैसे ही रावण दरबार छोड़ के राम के पास चले गए, वैसे ही रावण आयुहीन हो गया, वो लंका आयुहीन। वैसे ही जैसे ही बीजेपी ने ये कैंडिडेट अनाउंस किया, उसी समय तय हो गया था कि बीजेपी को जीत के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी का जो कोर वोटर ग्रुप है, वो कास्ट वाइज हो या क्लास वाइज हो, वो इस बात के लिए तैयार नहीं था कि आप किसी को उठा के दे दीजिएगा और हम उसको चुन लेंगे। ये बीजेपी की हनक पर जनता की चाबुक है। जी जी जी। तो दोस्तों, आपने हमारे साथी और सीनियर जर्नलिस्ट पटना के धीरेन जी को सुना और ये भी समझा कि प्रशांत एक बड़ा गेम बदलने जा रहे हैं, गेम चेंजर हैं, और भविष्य की बिहार की राजनीति पर इम्पैक्ट डालने जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब आने वाले टर्म्स में वो राजनीति को किस तरह करते हैं, जो नया वोट बैंक उन्हें मिल रहा है उसे कैसे डील करते हैं, ये सवाल भविष्य की कोख में, इनका जवाब अभी दिया नहीं जा सकता। लेकिन इतना तो तय है कि बिहार की राजनीति में उन्होंने भूचाल मचा दिया है। सब कुछ तहस नहस हो रहा है, उल्टा पुल्टा हो रहा है। बीजेपी की राजनीति, आरजेडी की राजनीति, सब कुछ रीडिफाइंड हो रही है, और सेंटर को लगता है जैसे एक तमाचा मारा गया है कि देखिए आपके अध्यक्ष की कुर्सी भी छीन ही जा सकती है। मन तो जनता का ही है, आखिर जनता ही जनार्दन होती है, सबक भी वही सिखाती है, राजा भी वही बनाती है और रंग भी वही बनाती है। तो आज की चर्चा यहीं तक, नेक्स्ट एपिसोड में किसी नए मुद्दे पर चर्चा कर लेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। धीरेन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।